नमस्कार। समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 सितंबर 2025 और ये है इस दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के विश्लेषण का पहला भाग। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हो सकता है कुछ विषय ऐसे हों जिन पर हमने पहले भी बात की हो, तो इसे एक तरह का रिवीजन भी समझ सकते हैं। हमारा मकसद है कि जो भी जरूरी स्रोत हैं उनसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाए, ताकि कम समय में आपकी समझ बेहतर हो सके। आज हमारे पास कई दिलचस्प विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों से लेकर नई वैज्ञानिक खोजें, राष्ट्रीय परियोजनाएं, भू राजनीति और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय लेते हैं चीन का जहाज युआन वांग 5। ये हाल ही में फिर से भारत के समुद्री पड़ोस में दिखा है। करीब 3 साल पहले भी ये श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था। तब भी काफी चर्चा हुई थी। आखिर ये है क्या? कोई आम जहाज तो नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल भी कोई आम जहाज नहीं है। युआन वांग 5 जो 2007 में कमीशन हुआ था, वो असल में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब पीएलए की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का एक स्पेशल ट्रैकिंग और निगरानी जहाज है। इसका जो मुख्य काम है वो है अंतरिक्ष और मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखना, खासकर वो जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो। अच्छा, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का जहाज है ये। जी, और इसकी एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये पीएलए की रॉकेट फोर्स और नौसेना को लगभग रियल टाइम में मतलब तुरंत ही सिचुएशनल अवेयरनेस दे सकता है। और तो और चीन की जो नई पीढ़ी की आईसीबीएम्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार, उनके परीक्षणों को ट्रैक करने और उनका डेटा मतलब टेलीमेट्री डेटा इकट्ठा करने में इसकी बहुत अहम भूमिका है। ये डेटा फिर हथियार बनाने और उनकी सटीकता जांचने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सिर्फ निगरानी नहीं है, बल्कि चीन की अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में भी सीधा योगदान दे रहा है। इसके कुछ तकनीकी पहलू क्या है, मतलब क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि ये काफी बड़ा है, करीब 25,000 टन वजनी, 222 मीटर से ज्यादा लंबा। इस पर 400 लोगों का क्रू रह सकता है और इसके डीजल इंजन वो इतने शक्तिशाली हैं कि समझिए एक छोटे शहर को बिजली दे दें। बाप रे। लेकिन असली ताकत इसके सेंसर्स में है। इसमें लगा है हाई पावर फेज्ड एरे रडार सिस्टम। फेज्ड एरे रडार? जी, ये जो पारंपरिक घूमने वाले रडार होते हैं उनसे कहीं ज्यादा तेज और सटीक होता है। ये सिस्टम 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से किसी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगा सकता है। और सिर्फ पता ही नहीं, मिसाइल की पूरी उड़ान को ट्रैक कर सकता है, मतलब बूस्ट फेज से लेकर जब वो वापस वायुमंडल में आती है री एंट्री तक, और सारे जरूरी सिग्नल पकड़ सकता है। सारे सिग्नल मतलब? जैसे जैसे प्रोपल्शन कैसा है, वॉरहेड कब अलग हुआ, गाइडेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सारी जानकारी। अच्छा, और क्या ये सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित है? नाम से तो लगता है अंतरिक्ष ट्रैकिंग भी करता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। इसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग एंटेना भी है। ये लो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकता है। और इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यानी ईएसएम सूट वो भी बहुत तगड़ा है। ईएसएम सूट वो क्या करता है? वो आसपास के इलाके में मौजूद दूसरे देशों के युद्धपोतों और विमानों के रेडार सिग्नल और कम्युनिकेशन को पकड़ सकता है, मतलब इंटरसेप्ट कर सकता है। तो हिंद महासागर में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि ये भारत के मिसाइल टेस्ट और सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रख सकता है। और यही भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता की बात है। बिल्कुल। तकनीक और भू राजनीति का सीधा रिश्ता यहाँ साफ दिखता है। चलिए अब विषय बदलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। मेघालय में रिसर्चर्स ने खाने वाले मशरूम की एक नई प्रजाति खोजी है, लैक्टिफ्लुअस खासियानस। पर मजे की बात यह है कि वहां का जो स्थानीय खासी समुदाय है वो इसे सदियों से टिट इयोंगना नाम से जानता भी है और इस्तेमाल भी करता है। हाँ, ये वाकई पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये खोज मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में हुई है। ये मशरूम लैक्टिफ्लुअस जीनस के सेक्शन जेरार्डी समूह का है। इसकी पहचान इसकी खास चॉकलेट ब्राउन टोपी, कुछ माइक्रोस्कोपिक विशेषताओं से होती है, जैसे इसमें बड़े आकार के सिस्टीडिया होते हैं। ये फंगस की खास कोशिकाएं हैं और जाहिर है डीएनए एनालिसिस से भी इसकी पुष्टि हुई है। और ये उगता कहाँ है?
ये करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है और खासी चीड़ के जो पेड़ होते हैं पाइनस केसिया, उनके साथ सिम्बायोटिक रिश्ते में उगता है, मतलब सहजीवी संबंध बनाकर। दिखने में ये थोड़ा थोड़ा उत्तरी अमेरिका और एशिया में मिलने वाले लैक्टिफ्लुअस जेराडी जैसा है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और डीएनए में ये अलग है। तो वैज्ञानिक तौर पर यह भारत में इस खास सेक्शन की 5वीं प्रजाति हुई और पहली जिसे खाने लायक माना गया है। हाँ, वैज्ञानिक पुष्टि के लिहाज से देखें तो ऐसा ही है, पर जैसा आपने शुरू में कहा, खासी समुदाय के लिए कोई नई बात नहीं। टिट योंगना उनके पारंपरिक खानपान का हिस्सा रहा है। वो इसे मानसून में जंगलों से लाते हैं, बाजारों में बेचते हैं और खाते हैं। ये खोज इस बात पर भी जोर देती है कि जो स्थानीय और स्वदेशी समुदाय हैं, उनके पारंपरिक ज्ञान को सहेजना और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना कितना जरूरी है, खासकर बायोडायवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी के नजरिए से। सही कहा। पारंपरिक ज्ञान से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में कारगिल लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है? प्रोजेक्ट विजयक, इसे बीआरओ ने 2010 में शुरू किया था और इसका नाम, जैसा आपने कहा, 1999 के ऑपरेशन विजय से प्रेरित है। अच्छा, कारगिल युद्ध से। जी हाँ, तो ये नाम ही इसके कार्यक्षेत्र और रणनीतिक महत्व को दिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कारगिल और ज़ांस्कर जैसे जो मुश्किल इलाके हैं, वहाँ सड़कें बनाना और उन्हें मेंटेन रखना। ये इलाके पहले प्रोजेक्ट हिमांग के तहत आते थे। इसे खास तौर पर पश्चिमी सिंधु कॉरिडोर में 2 बहुत जरूरी सड़कों की जिम्मेदारी दी गई। कौन सी 2 सड़कें? पहली जोजिला कारगिल लेह एक्सिस और दूसरी निम्मू पदम दारचा, जिसे एनपीडी एक्सिस भी कहते हैं। ये दोनों ही रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मतलब ये सिर्फ आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि ये इलाका नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास है, तो इस प्रोजेक्ट ने हमारी सुरक्षा सेनाओं की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मदद की है। और हाँ, इसके साथ साथ इसने इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। टूरिज्म बढ़ा है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। और इसमें काम करने वाले लोगों के लिए भी कुछ किया गया है। जी, ये भी एक जरूरी पहलू है। प्रोजेक्ट विजय के तहत जो कैजुअल पेड लेबरर्स यानी सीपीएल काम करते हैं, जो बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं, उनके कल्याण पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे उनके रहने के लिए इंसुलेटेड शेल्टर, बेहतर साफ सफाई, अच्छे सेफ्टी गियर, सर्दियों के कपड़े और उनके लिए रेगुलर हेल्थ कैंप लगाना, ये सब उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए है। और ये याद रखना चाहिए कि बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक महत्व की बात हो रही है तो अफगानिस्तान का जिक्र भी कर लेते हैं। हाल में तालिबान सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो प्रस्ताव खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की बात कही थी। ये बगराम एयरबेस इतना चर्चा में क्यों रहा है? बगराम एयरबेस ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। काबुल के उत्तर में है ये, और इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। आप देखिए, ये ईरान, पाकिस्तान, चीन का शिनजियांग प्रांत और सेंट्रल एशिया, इन सब के चौराहे पर पड़ता है। इसी वजह से इसका भू राजनीतिक महत्व हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। इसे बनाया किसने था? इसे असल में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने बनाया था और 1980 के दशक के अंत तक, जब तक वो वहाँ रहे, ये उनका मेन बेस था। बाद में 2001 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो उन्होंने इसे अपना मुख्य ऑपरेशन सेंटर बनाया और इसे काफी बढ़ाया, काफी विकसित किया। अमेरिका के लिए ये कितना अहम था? बहुत ज्यादा। 2001 से 2021 तक तालिबान और अल कायदा के खिलाफ जो अमेरिकी जंग चली, उसमें ये सेंट्रल पॉइंट था। ये अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री फैसिलिटी थी। यहीं से हवाई हमले होते थे, इंटेलिजेंस जुटाई जाती थी, लॉजिस्टिक्स संभाला जाता था। एक अनुमान है कि 2012 के आसपास, जब ये अपने पीक पर था, तब यहाँ से 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक गुजरे थे। बाप रे, काफी बड़ा रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा। इसमें बहुत लंबा रनवे था, मजबूत बंकर थे, बड़ा अस्पताल, फ्यूल डिपो और अमरीकी सैनिकों के लिए फास्ट फूड जॉइंट से लेकर शॉपिंग एरिया तक सब कुछ था। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स भी था जो मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की वजह से काफी विवादों में भी रहा। और फिर 2021 में अमेरिका चला गया।
जी, जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने इसे अफगान सेना को सौंपे बिना, कहा जाता है, रात के अंधेरे में खाली कर दिया। ये काफी विवादित भी हुआ था और उसके कुछ ही समय बाद तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। तो बगराम का इस तरह खाली होना वो अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल लंबी सैन्य मौजूदगी के अंत का एक तरह से प्रतीक बन गया। ट्रंप का बयान इसी पृष्ठभूमि में था, जिसे तालिबान ने अब खारिज किया है। इतिहास और भूराजनीति का गहरा नाता। चलिए अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। हाल में भारतीय नौसेना के पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने, जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और कोस्ट गार्ड का जहाज आईसीजीएस सारथी शामिल थे, मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह का 4 दिन का दौरा किया। मोजाम्बिक की लोकेशन क्या है? जरूर। मोजाम्बिक जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है और ये पूरी तरह से पृथ्वी के दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर का एक बहुत लंबा तट है, करीब 2500 किलोमीटर का, और हिंद महासागर में ही मोजाम्बिक चैनल है जो इसे मेडागास्कर, कोमोरोस और मायोट्स जैसे द्वीपों से अलग करता है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसके पश्चिम में है जिम्बाब्वे, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में इस्वातिनी, जिसे पहले स्वाजीलैंड कहते थे, और दक्षिण अफ्रीका। उत्तर पश्चिम में जाम्बिया और मलावी हैं और उत्तर में है तंजानिया। अच्छा, और वहाँ की मुख्य नदियाँ या झीलें? ज़ैम्बेज़ी नदी यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे अहम नदी है। ये देश के बीच से होकर गुजरती है और हिंद महासागर में गिरती है। दूसरी बड़ी नदियों में दक्षिण में लिम्पोपो नदी है और उत्तर में रोवुमा नदी, जो तंजानिया के साथ बॉर्डर भी बनाती है। इसके अलावा लूरियो, लिकुंगो नदियाँ भी हैं। झीलों में सबसे बड़ी है मलावी झील, जिसे न्यासा झील भी कहते हैं। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, मोज़ाम्बिक, मलावी और तंजानिया। और सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट बिंगा, जो जिम्बाब्वे बॉर्डर पर है। राजधानी मापुटो है। जी, राजधानी मापुटो है, जो दक्षिण में है और एक बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला, मिनरल सैंड्स जैसे टाइटेनियम और जिरकोनियम और हाइड्रो पावर जैसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा पुर्तगाली है, जो इसके कॉलोनियल पास्ट की वजह से है। और भारतीय नौसेना का ये दौरा हिंद महासागर में भारत की बढ़ती डिप्लोमेसी और मोजाम्बिक जैसे अफ्रीकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने का ही एक हिस्सा है। धन्यवाद। अब आते हैं भारत के अपने इतिहास को सहेजने वाली संस्था पर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने अभिलेखागार की राष्ट्रीय समिति यानी एनसीए की 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक की। एनएआई की भूमिका क्या है? एनएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार हमारे देश में भारत सरकार के जो स्थायी महत्व के रिकॉर्ड्स हैं, उनका मुख्य संरक्षक है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकारी दस्तावेजों का नेशनल खजाना है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में हुई थी। तब इसका नाम इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था। फिर जब राजधानी दिल्ली आई तो 1911 में इसे भी नई दिल्ली ले आया गया। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड्स रखता है या कुछ और भी करता है? नहीं, ये सिर्फ रखता नहीं है, बल्कि जो हमारा पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 है और उसके नियम हैं, उनको लागू करने वाली नोडल एजेंसी भी यही है। इसके पास दस्तावेजों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसमें सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि संस्कृत, पारसी, उड़िया जैसी कई पुरानी भाषाओं के भी बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं। क्या आम लोग या रिसर्चर्स इन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं? और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? हाँ, जो पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल्स 1997 है, उनके तहत रिसर्चर्स और आम नागरिक भी इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं। एनएआई मुख्य रूप से भारत सरकार और उसके संगठनों के वो रिकॉर्ड रखता है जो क्लासिफाइड नहीं है। इसके हेड को अभिलेखागार महानिदेशक कहते हैं और ये संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, भोपाल में एक रीजनल ऑफिस है और भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी में 3 रिकॉर्ड सेंटर हैं। ये बैठकें रिकॉर्ड मैनेजमेंट और संरक्षण की नीतियों के लिए अहम होती हैं। चलिए अब फिर से नदियों और उन पर बन रही परियोजनाओं पर लौटते हैं। चिनाब नदी पर एक प्रस्तावित बांध है, सवालकोट बांध परियोजना। ये फिर से चर्चा में है। भारत अपनी हाइड्रो पावर क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है। चिनाब नदी के बारे में कुछ बताएं। चिनाब ये सिंधु नदी सिस्टम की एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदी है।
इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में। वहां बारालाचा ला दर्रे के पास से दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों मिलती हैं तब चिनाब बनती है। इसीलिए इसके ऊपरी हिस्से को चंद्रभागा भी कहते हैं। अच्छा, चंद्रभागा। जी, ये हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है। पाकिस्तान में ये पहले झेलम नदी से मिलती है और फिर आगे जाकर सतलुज में मिल जाती है, और सतलुज फिर आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और इस पर बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? इसकी कई सहायक नदियां हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली मुख्य हैं नीरू और तवी। दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी है मरुसुदर। इसके अलावा कलनाई, मियार नाला वगैरह भी हैं। चिनाब पर कई बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाएं हैं, जैसे सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती परियोजना और अब ये सालाकोट परियोजना जिसकी बात हो रही है। ये सब भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ सिंधु जल संधि का भी मामला है। बिल्कुल, ये सबसे अहम पहलू है। 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT। इस संधि ने सिंधु सिस्टम की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। पूर्वी और पश्चिमी कौन सी किस्में हैं? पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, और पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। संधि के मुताबिक, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, पूर्वी नदियों का पानी लगभग पूरी तरह से भारत के इस्तेमाल के लिए है, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए आवंटित है। तो फिर भारत इंटर प्रोजेक्ट कैसे बना रहा है? संधि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित इस्तेमाल की इजाजत देती है, खासकर रन ऑफ द रिवर टाइप के प्रोजेक्ट्स, मतलब जिनसे पानी का बहाव ज्यादा न रुके और पानी की खपत न हो, जैसे बिजली बनाना। सवालकोट जैसी परियोजनाएं इसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अक्सर पाकिस्तान इन पर डिजाइन वगैरह को लेकर आपत्ति जताता है और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। ये जल संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संधियां काफी पेचीदा मामला है। चलिए अब एक और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की बात करते हैं, बाल्टिक सागर। हाल में जर्मनी की एयरफोर्स ने अपने यूरोफाइटर जेट्स को बाल्टिक सागर के ऊपर भेजा। क्यों? एक रूसी मिलिट्री प्लेन IL-20M को इंटरसेप्ट करने के लिए, जो इंटरनेशनल एयर स्पेस में था। ये बाल्टिक सागर कहाँ है? बाल्टिक सागर ये उत्तरी यूरोप में है तो अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा, पर यह लगभग पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ एक अंतर्देशीय समुद्र है, मतलब इनलैंड सी। ये दक्षिण में डेनमार्क से शुरू होकर उत्तर में लगभग आर्कटिक सर्कल के पास तक फैला है। ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप यानी स्वीडन और नॉर्वे को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। क्या इसमें कोई खाड़ियां वगैरह भी हैं? हाँ, कई हैं। जैसे उत्तर में बुथनिया की खाड़ी, पूर्व में फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। ये डेनिश जल डमरू मध्य, जैसे कैटेगैट और स्केगरैक, के जरिए उत्तरी सागर से जुड़ता है और फिर अटलांटिक से। जर्मनी की कील नहर इसे सीधे उत्तरी सागर से जोड़ती है और रूस की व्हाइट सी बाल्टिक नहर इसे व्हाइट सी से, जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। इसकी कोई खास बात जो इसे दूसरे समुद्रों से अलग बनाती हो? एक तो ये कि इसे पृथ्वी का सबसे युवा समुद्र माना जाता है। ये पिछले आइस एज के खत्म होने पर ग्लेशियरों के पिघलने से बना था, करीब 10 से 15,000 साल पहले। ये करीब 1600 किलोमीटर लंबा है, औसतन 193 किलोमीटर चौड़ा है और इसके किनारे 9 देश हैं: स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। इसी वजह से ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, 9 देश। जी, और एक और खास बात, इसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी का भंडार कहा जाता है। खारा पानी मतलब जिसमें ताजे और समुद्री पानी का मिश्रण हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें करीब 250 नदियां आकर गिरती हैं, तो ताजे पानी की मात्रा काफी ज्यादा है और इसकी औसत गहराई भी सिर्फ 55 मीटर है। इन वजहों से इसकी लवणता यानी सैलिनिटी खुले समुद्रों से काफी कम है। इसमें गोटलैंड, स्वीडन जैसे कई द्वीप भी हैं। और हाँ, यहाँ पोषक तत्वों के प्रदूषण की वजह से हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, मतलब शैवाल खिलने की समस्या भी आम है। ठीक है, अब भारत की नदियों पर लौटते हैं, खासकर प्रदूषण के मुद्दे पर। महाराष्ट्र में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी SLTC ने
पिंपरी चिंचवड़ शहर में इंद्राणी नदी के किनारे 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी लगाने को मंजूरी दी है। इंद्राणी नदी के बारे में बताइए। इंद्राणी नदी ये पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र की एक अहम नदी है। ये असल में भीमा नदी की सहायक नदी है और भीमा नदी खुद कृष्णा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। तो ये कृष्णा नदी बेसिन का हिस्सा हुई। कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट से निकलती है। लोनावला हिल स्टेशन के पास एक गांव है कुरवंडे, वहां से। ये मुख्य रूप से पुणे जिले में बहती है और पुणे शहर के पास ही एक जगह है तुलापुर, वहां भीमा नदी में मिल जाती है। ये बारिश पर निर्भर नदी है। इसका कोई खास धार्मिक या आर्थिक महत्व है? हाँ बिल्कुल, इंद्राणी नदी का महाराष्ट्र में बहुत गहरा धार्मिक महत्व है। इसके किनारे 2 बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं, आलंदी जहाँ संत ज्ञानेश्वर की समाधि है और देहू जो संत तुकाराम का जन्म स्थान है। ये दोनों जगह वारकरी संप्रदाय के लिए बहुत पवित्र हैं और हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। और आर्थिक महत्व? आर्थिक नजरिए से देखें तो ये नदी पिंपरी चिंचवड़ जैसे बड़े औद्योगिक और शहरी इलाके से गुजरती है। तो इससे सिंचाई के लिए पानी तो मिलता है, लेकिन साथ ही इसे इंडस्ट्रीज के कचरे और शहर के सीवेज से बहुत ज्यादा प्रदूषण झेलना पड़ता है। ये जो नए एसटीपी लग रहे हैं वो इसी प्रदूषण को कम करने के लिए हैं। और हाँ, कामशेत के पास इस पर वल्वन बांध बना है जिससे बिजली भी बनती है। समझ गया। चलिए अब आज की चर्चा के आखिरी विषय पर आते हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक सरकारी पहल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वच्छ पादप कार्यक्रम यानी क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी थी और अब इसके अमल में तेजी आ रही है। ये कार्यक्रम है क्या? स्वच्छ पादप कार्यक्रम, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के साथ मिलकर तैयार किया है। ये भारत में बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चरल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। इसका मुख्य मकसद है कि किसानों को जो फलों की मुख्य फसलें हैं जैसे आम, केला, सेब, अनार वगैरह, उनके लिए हाई क्वालिटी और सबसे ज़रूरी वायरस मुक्त पौधे मिल सकें, मतलब प्लांटिंग मटेरियल। वायरस मुक्त? ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता यह है कि वायरस और दूसरे जो रोग फैलाने वाले जर्म्स होते हैं वो पौधों की ग्रोथ, उनकी पैदावार और फलों की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। किसानों को बहुत नुकसान होता है। ये कार्यक्रम इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है। इसे लागू कर रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी एनएचबी, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तकनीकी सहयोग से। तो इसे लागू कैसे किया जाएगा? मतलब क्या-क्या होगा इस प्रोग्राम में? इसके तहत पूरे देश में 9 स्वच्छ पादप केंद्र यानी क्लीन प्लांट सेंटर्स CPCs बनाए जाएंगे। इन सेंटर्स में पौधों में बीमारियों का पता लगाने मतलब डायग्नोस्टिक्स और उनका इलाज करने की एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। ये सेंटर्स स्वस्थ मदर प्लांट्स तैयार करेंगे। मदर प्लांट? हाँ, मदर प्लांट मतलब वो मूल पौधे जिनसे फिर आगे नर्सरी में और पौधे तैयार किए जाएंगे। ये सेंटर्स एक तरह से क्वारंटाइन सेंटर का भी काम करेंगे, चाहे पौधा देश में तैयार हुआ हो या बाहर से आया हो। पहले यहाँ उसकी जांच होगी ताकि कोई बीमारी न फैले। फिर इन सेंटर से तैयार मदर प्लांट्स को खास नर्सरियों में बड़े पैमाने पर उगाया जाएगा, उन्हें सर्टिफाई किया जाएगा और फिर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक रेगुलेटरी और सर्टिफिकेशन सिस्टम भी बन रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो और ये पता चल सके कि पौधा कहाँ से आया है। उम्मीद यही है कि इससे फलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी भी सुधरेगी। बहुत अच्छी पहल लगती है ये। तो ये थी 23 सितंबर 2025 भाग 1 के कुछ अहम समसामयिक विषयों पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने चीन के युआनवांग 5 जहाज की रणनीतिक जटिलताओं से लेकर मेघालय के टिट योंगना मशरूम में छिपे पारंपरिक ज्ञान, बीआरओ के प्रोजेक्ट विजय के महत्व, बग्राम एयरवेज का इतिहास, मोजाम्बिक और बाल्टिक सागर की ज्योग्राफी, राष्ट्रीय अभिलेखागार की भूमिका, चिनाब और इंद्राणी नदियों से जुड़े पानी और प्रदूषण के मुद्दे और आखिर में स्वच्छ पादप कार्यक्रम जैसे कृषि सुधारों तक कई पहलुओं को छुआ। जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रही कि इन सभी विषयों से जुड़ी जो मुख्य जानकारी है और उनके जो मायने हैं उन्हें साफ तौर पर सामने रखा जाए, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें तथ्यों को समझने और जोड़ने में मदद मिले। अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को एक जगह संक्षेप में और आसानी से समझने लायक बनाना ही हमारा लक्ष्य था। अब जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न,
आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे युआन वोंग 5 या स्वच्छ पादप कार्यक्रम में, भूगोल जैसे बाल्टिक सागर या नदियों के मामले में, इतिहास जैसे बगराम या एनएआई, और पारंपरिक ज्ञान जैसे वो खासियाना मशरूम, ये सब आपस में जुड़े हैं। ये सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इन अलग-अलग क्षेत्रों का ये जो बढ़ता हुआ इंटरकनेक्शन है, ये हमारी दुनिया को और किन नई दिशाओं में ले जा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति जानकारीपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आप ऐसी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।